कड़ी मेहनत, दृढ़ता और ईश्वर में विश्वास के माध्यम से आप अपने सपनों को जी सकते हैं। ये बेन कार्सन साहब ने जरूर कहा है, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी मंजिल ऐसी नहीं है जिसे पा नहीं सकते हैं। तो आज का सेशन संविधान की महत्वपूर्ण शब्दावली। सबसे पहले बात करते हैं कि संविधान है क्या। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उसमें नियम लिखे होते हैं। उन नियमों के माध्यम से उस देश की शासन व्यवस्था चलती है। यह देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसमें शासन की संरचना यानी किस तरीके से हमारा शासन चलेगा, इसमें अधिकार होते हैं, यानी उस देश में रहने वाले व्यक्तियों के जो अधिकार होने चाहिए, वो चाहे मूल अधिकार हो, चाहे वो मानव अधिकार हो, चाहे वो कानूनी अधिकार हो, उन सभी बातों को भी संविधान में निहित किया जाता है। कर्तव्य यानी राष्ट्र के प्रति कौन कौन से कर्तव्य होने चाहिए, नागरिकों के अधिकार निर्धारित किए गए हैं। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। हम सबको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ, जिसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। अगर इसमें खर्चे की बात करेंगे तो वैसे तो लगभग 64 लाख रुपए माना जाता है, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा हूं, 63,96,729 रुपए लगे। क्योंकि ये सरकार है, सरकार एक पाई का हिसाब जोड़ के रखती है। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 26 नवंबर 1949 को बनकर के फाइनली तैयार हो गया। 63,96,729 रुपये इसमें खत्म हुए। लागू करने का 26 जनवरी 1950 क्यों रीजन है, इसके बारे में जब हम लाहौर के अधिवेशन के बारे में 1929 के बारे में डिस्कशन करेंगे, वहां पर इन चीज़ों के बारे में आसानी पूर्वक समझेंगे। अब ये सिर्फ एक मोटा देख रहे हैं कि किस तरीके से संविधान समझा जा सकता है। संविधान क्या है, संविधान शब्द क्या है। इसे भारत का जीवित दस्तावेज कहा जाता है। तो जीवित दस्तावेज का मतलब क्या होता है? जीवित दस्तावेज का मतलब यह होता है कि उसमें परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तन वो किस माध्यम से होता है? संसद में प्रस्ताव रखा जाता है, यानी संविधान में संशोधन किया जाता है। और हम सबको पता होना चाहिए, संविधान के संशोधन होने के कारण इसे जीवित दस्तावेज का नाम दिया जाता है। तो आई होप संविधान के बारे में सभी लोगों को समझ में आया होगा कि एक ऐसा दस्तावेज जिसमें नियम लिखे हों कि किन नियमों से किसी भी देश का शासन व्यवस्था चलेगा, उसे हम संविधान कहते हैं। आगे देखते हैं क्या है। प्रस्तावना है। प्रस्तावना संविधान के पहले पृष्ठ पर उल्लिखित है। यह संविधान की आत्मा मानी जाती है। कभी कभी आप देखे होंगे कि बहुत ऐसी जगहों पर लिखा होगा कि हम भारत के लोग, वी आर पीपल। यहाँ से प्रियम्बल स्टार्ट होता है। इसमें भारत को समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। संविधान बनाने का उद्देश्य क्या था, यहाँ पर स्पष्ट होता है। यह संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करती है, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की धारणा लोगों में विकसित हो। यह चीज प्रियम्बल में दर्शाई गई है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए। तो प्रियम्बल क्या है, एक मोटा तौर पे समझेंगे। प्रियम्बल संविधान के पहले पृष्ठ पर लिखा हुआ एक ऐसा, हम कह सकते हैं, पैराग्राफ जिसमें संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट किया जाता है। तो आई होप प्रियम्बल आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार होते गए, तो आइए समझते हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक ये वर्णित है। ये नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, जीवन और गरिमा की गारंटी देते हैं। राज्य इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। कुछ मामलों में इमरजेंसी के केसेस में इन पर प्रभाव पड़ता है। इमरजेंसी के केसेस में केवल
चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे वो संवैधानिक आपातकाल हो, और चाहे वो वित्तीय आपातकाल हो। जब हम लोग आपातकाल के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, तो वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। इसमें 6 प्रमुख अधिकार हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, धर्म से रिलेटेड हो गया, सांस्कृतिक से रिलेटेड हो गया, संवैधानिक उपचारों से संबंधित हो गया। तो ये इसमें प्रमुख 6 जो है अधिकार शामिल हैं। ये भाग 3 में नहीं थे, ये भी हम डिस्कस करेंगे जब मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग तैयार करेंगे। अभी इतना आप लोगों के लिए बहुत पर्याप्त है ये समझने के लिए कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं। उसके बाद में मौलिक कर्तव्यों की बात करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़े गए सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी, यह नागरिकों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को याद दिलाते हैं। अब इसमें कर्तव्य कौन कौन से होते हैं, तो एक तो कर्तव्य आपका, जैसे उसमें तो मूल रूप से 10 थे और अब 11 हो गए। मूल रूप से 10 थे तो 11वां जोड़ा कब गया, तो 86वां संविधान संशोधन आया था 2002 में, यहाँ से ये वाला लेटेस्ट वाला यानी 11वां जोड़ा गया। उसके बाद ये अनुच्छेद 51 का में वर्णित है, यानी 51A में वर्णित है। तो मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य ऐसे कर्तव्य जो हमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को प्रेरित करते हैं। वो कर्तव्य कौन कौन, जैसे कभी कभी हमने देखा होगा जनगणमन अधिनायक जो है जैसे बजना स्टार्ट होता है तब हम लोग खड़े हो जाते हैं, तो ये भी एक कर्तव्य है। राष्ट्र को आगे बढ़ाना ये भी एक कर्तव्य है, जीवों की रक्षा करना वो भी एक कर्तव्य है। तो ये सभी कर्तव्यों का जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो स्टेट पॉलिसी से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऐसी नीति जिसको राज्य बनाता है, राज्य के लिए होता है, राज्य उन पर विशेष तौर पे कानून बना सकता है, बना सेंट्रल भी सकता है, लेकिन स्टेट पॉलिसी का दर्जा यहाँ पर अधिक मिलता है। जैसे ग्राम पंचायतों का गठन, राज्य सूची अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। ये सरकार को कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा में मार्गदर्शन प्रेरित करते हैं। इन पर नागरिकों का कोई कानूनी दावा नहीं हो सकता है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। उसके बाद देखते हैं संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम। यहाँ फेडरल सबसे घबराना बिल्कुल भी नहीं है। फेडरल का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि हम शक्तियों की बात कर रहे हैं, ना कि भारत राज्यों का एक संघ है वहाँ की बात कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हम शक्तियों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ हमें शक्तियाँ समझना है। जब हम अनुच्छेद 1 पढ़ेंगे कि भारत राज्यों का एक संघ है तो वो संघ अलग है, यहाँ पर सिर्फ संघीय व्यवस्था की बात हो रही, यानी केंद्र सरकार की शक्तियाँ अलग हैं, राज्य सरकार की शक्तियाँ अलग हैं, उसे हम फेडरल सिस्टम बोलते हैं। यह एकात्मकता की प्रवृत्ति वाला संघीय ढांचा है, केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियाँ होती हैं। यह अनुच्छेद 245 से 263 तक वर्णित है। उसके बाद में बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, जैसे कि अभी हमने आर्टिकल 352 बताया, 356 बताया और 360 बताया। 352 राष्ट्रीय आपातकाल से, 356 है वो संवैधानिक आपातकाल है जो राज्यों पर लगता है, अधिकतर ऐसा देखा गया कि राज्यों पर ही लगता है, और वित्तीय आपातकाल यानी 360 जैसे कि हम कोविड के दौरान हमने देखा। अब अनुच्छेद 352 से 360 तक ये वर्णित है। 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है, राष्ट्रीय, इसे संवैधानिक भी बोल सकते हैं और इसे वित्तीय आपातकाल बोलते हैं। राष्ट्रपति के पास विशेष शक्तियां आ जाती हैं। इसका उद्देश्य देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना होता है। संविधान संशोधन क्या है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। संविधान में जब जब सरकार को लगता है कि यह संशोधन होना चाहिए, राज्य के जो लोग हैं, राज्य मतलब पॉलिटिकल साइंस की भाषा में अगर बात करेंगे तो राष्ट्र से यानी पूरे देश से संबंधित होता है उसका मतलब। तो जब भी राष्ट्र के लिए या उस देश के नागरिकों के लिए कुछ ऐसे संशोधन किए जाएं जो वहाँ रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, तब संशोधन किया जाता है। संसद संविधान में परिवर्तन कर सकती है अध्यादेश ला करके, फिर बाद में वो कानून बनता है। अब तक 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, लगभग 130 हो चुके हैं। संविधान को लचीला और कठोर दोनों माना जाता है।
उसके बाद बात करेंगे गणराज्य, रिपब्लिक क्या है। तो गणराज्य का हम लोग सीधा सा मतलब इतना ही समझें कि एक ऐसा पद किसी भी देश में जो जनता के द्वारा, सबसे ऊंचा पद किसी भी देश में जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो, ऐसा माना जाता है कि वो गणतांत्रिक यानी गणराज्य देश है। भारत में राष्ट्रपति जनता द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है यानी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कोई भी नागरिक सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है। वंशानुगत शासन नहीं है, जैसे कभी कभी हम किन्हीं पार्टियों को देखते हैं कि पिता अध्यक्ष था, अब उसका लड़का बनेगा, लेकिन यहाँ पर नहीं है। एक राष्ट्रपति बना, उसके बाद ये नहीं है कि उसका बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा। वंशानुगत प्रणाली नहीं है। यह जनता की संप्रभुता को दर्शाता है, मतलब जनता जिसे चाहे उसे बैठाए और जिसे चाहे उसे हटाए। जनता संप्रभुता का मतलब होता है कि अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र। आगे देखते हैं क्या है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी क्या है। जनता सरकार की असली शक्ति होती है, यानी 5 साल के बाद इलेक्शन। ये लोकतंत्र में एक ऐसा है कि जहां पर जनता 5 साल के लिए चुनती है और 5 साल के बाद अगर वो काम नहीं करता तो उसे हटा देती है। यहां पर एक बहुत अच्छी चीज हम समझेंगे कि जहां संविधान है वहां लोकतंत्र हो, यह जरूरी नहीं है। जैसे हम चाइना की बात करेंगे, रसिया की बात करेंगे, लेकिन जहां लोकतंत्र है वहां संविधान का होना जरूरी है। तो जहां संविधान है वहां लोकतंत्र हो यह जरूरी नहीं है, लेकिन जहां लोकतंत्र होगा वहां संविधान हो यह जरूरी है। तो इस पॉइंट को भी नोट करना बिल्कुल भी ना भूले। जनता सरकार की असली शक्ति होती है। जनता के द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार यानी जनता का शासन। अब्राहम लिंकन साहब ने कहा कि जनता के लिए जनता द्वारा जनता का शासन। अब्राहम लिंकन साहब ने बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया। चुनाव प्रणाली के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है पूरे भारत में। यह समानता और स्वतंत्रता पर आधारित है। उसके बाद देखेंगे यूनियन ऑफ स्टेट, जैसे कि हमने आर्टिकल 1 अभी डिस्कशन किया था। भारत राज्यों का एक संघ है। जब हम आर्टिकल 1 पढ़ेंगे तो बहुत ही विस्तार तरीके से बताएंगे कि फेडरल सिस्टम कंट्री के हिसाब से क्या, जैसे कि अमेरिका में है, और भारत के हिसाब से संघ का क्या परिभाषा है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डीपली डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ ये देखते हैं कि संघ क्या है। संघ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, लेकिन फेडरल जब होगा स्टेट्स तो वहाँ पर अलग हो सकता है, जैसा कि अमेरिका में है। एक अनुबंध पत्र के द्वारा सभी कंट्री जो है अमेरिका से जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई मेघालय चाहे, मणिपुर चाहे, अगर कोई जम्मू कश्मीर चाहे कि भारत से अलग हो जाए तो नहीं हो सकता है। भारत में केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकारें हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। राज्यों की सीमाएं संसद बदल सकती है। यह एकात्मकता के साथ संघीय ढांचा है। न्यायपालिका की बात करते हैं। न्यायपालिका यह संविधान का रक्षक और संरक्षक है। अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सीधे व्यक्ति कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है, हाई कोर्ट भी जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय शामिल है। इसकी बात करेंगे तो ये दिल्ली में है, यानी देश की राजधानी। इनकी बात करेंगे तो ये सभी लगभग जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानियों में है या स्टेट में है। अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय भी इनको बोलते हैं। उसके बाद में न्यायपालिका स्वतंत्र है, यानी न्यायपालिका जो भी निर्णय लेगी उसमें कोई भी सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। यह नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। उसके बाद में विधायिका बात करेंगे। कानून बनाने की एक संस्था होती है। केंद्र में संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के कानून बनाते हैं। राज्यों में विधानमंडल होता है। विधानमंडल में दो, जो जैसे यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है, बाकी इसमें अगर हम राष्ट्रपति को ऐड कर देंगे तो वो संसद हो जाएगा। संसद मतलब राष्ट्रपति प्लस लोकसभा और राज्यसभा। ऐसे ही विधानमंडल, राज्यपाल, विधान परिषद सदस्य और विधायक। सांसद जनता द्वारा चुने जाते हैं, यानी जब लोकसभा का चुनाव होता है तो जनता उनको चुनती है। यह सरकार की नीतियों को नियंत्रित करती है। विधायिका। कार्यपालिका क्या होती है? कानूनों को लागू करने की एक संस्था होती है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। कार्यपालिका जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यह प्रशासन का संचालन करती है। अनुच्छेद नागरिकता की बात करेंगे, सिटीजनशिप की बात करेंगे
तो 5 से लेकर के 11 तक है। 5 में क्या है, 6 में क्या है, पाकिस्तान से आने वाले व्यक्तियों पर क्या नागरिकता के नियम लागू होते हैं, यहाँ से जो व्यक्ति पाकिस्तान गए उन पे क्या नियम लागू होते हैं। तो ये आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक प्रोविजंस दिए गए हैं, प्रावधान दिए गए हैं संविधान में। भारत में जन्म, वंश, पंजीकरण से नागरिकता प्राप्त होते हैं। यहाँ पर इसका मतलब है कि कोई भूभाग शामिल हो जाता है, इस वजह से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 लागू हुआ। केवल नागरिकों को ही कुछ विशेष अधिकार, मतलब कुछ विदेशी नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त हैं, बाकी भारतीयों को सभी अधिकार प्राप्त हैं। उसके बाद बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता। अक्सर आप लोग चुनाव के दौरान सेकुलर शब्द का इस्तेमाल बहुत ही सुनने को मिलता होगा, तो उसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। राज्य बगैर किसी धर्म को देखे हुए, बगैर किसी भेदभाव के सभी को समानता देगी, सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाएगा। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और पालन करने की स्वतंत्रता होगी। यह संविधान की मूल भावना है। जैसा कि हमने बताया था मौलिक अधिकारों में कि यह आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जिन मौलिक अधिकारों की बात की गई है, उनमें आर्टिकल 26-27 धर्म से भी संबंधित है। जैसे लोगों को अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करने, धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी छूट जो है वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आती है। आई होप ये जो सेशन है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आपके सपोर्ट के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ला सकते हैं और आपको घर बैठे वो चीज़ें उपलब्ध करा सकते हैं। समानता की बात करेंगे। समानता क्या होती है? सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं। कोई भेदभाव धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर नहीं होगा, वंश के आधार पर नहीं होगा। समान अवसर का अधिकार दिया जाता है। यह अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आर्टिकल 16 कुछ वर्गों को हालांकि विशेष प्रावधान, आरक्षण, रिजर्वेशन की बात करता है। 14 जो है वो समानता का अधिकार, यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। आगे हम डिस्कशन करेंगे जब समानता और समता यानी इक्वलिटी और इक्विटी के बारे में बात करेंगे, तो बहुत ही बेहतर तरीके से कि किनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, किनको नहीं मिलना चाहिए, बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे, जिससे मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को एक बेहतर गाइडेंस मिल सके। स्वतंत्रता की बात करते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होती है। नागरिक अपनी राय स्वतंत्र रूप से रख सकते हैं। यह आर्टिकल 19 से 22 तक बहुत ही अच्छी तरीके से वर्णित है। अनुच्छेद 19 से 22 तक इसका उल्लेख है। यह लोकतंत्र का आधार है। स्वतंत्रता की बात करेंगे तो किसी को इतनी अधिक भी ना मिल जाए उस देश में रहने वाले किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को हनन कर ले, यानी हम बात करते हैं शक्ति की, और किसी को इतनी शक्ति कम भी ना मिल जाए कि वह अपने अधिकार बचा ना पाए। सीधा सा समझेंगे कि किसी को शक्ति इतनी अधिक ना मिल जाए कि वह अपने अधिकारों को, मतलब दूसरे के अधिकारों का हनन कर सके, और किसी को इतनी कम भी ना मिल जाए कि वह अपने अधिकारों को बचा भी ना पाए। न्याय की बात करेंगे। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की संविधान में ये धारणा दी गई है। यह प्रस्तावना का मुख्य तत्व है। सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित हो, जैसा कि हमने अभी बताया आर्टिकल 14। न्यायपालिका इस सिद्धांत की रक्षा करती है। उसके बाद में संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात करेंगे, जिसपे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कानून बनते हैं। राज्य का विषय, ये केंद्र का विषय। इस तरीके से शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में किया जाता है। संघ सूची में 97 विषय शामिल है, राज्य सूची में 66 विषय शामिल है, समवर्ती सूची में 47 विषय शामिल है। लेकिन ये शामिल थे मूल रूप से, यानी पहले शामिल थे। वर्तमान में फिर कितने हैं? अगर ये मूल रूप से है तो फिर वर्तमान में आइए देखते हैं क्या है। ये 100 है, यहाँ 61 हो गए और यहाँ 52 हो गए। ये इस समय की वर्तमान स्थिति है। संसद, संघ व समवर्ती विषयों पर कानून। तो संसद जो है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो केवल संघ पे बनाएगी कानून, समवर्ती सूची पे बनाएगी कानून बस, और राज्यों को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल क्या होते हैं। हालांकि ये पहले बताना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त है, कोई बात नहीं।
संविधान एक किताब है जिसमें नियम लिखे हुए, उन नियमों को जिन क्रमांकों के माध्यम से दर्शाया गया है उसे हम तो आर्टिकल कहते हैं। संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, लेकिन फिर ध्यान देना, मूल रूप से ये अनुच्छेद विभिन्न भागों में बांटे गए हैं। हर अनुच्छेद किसी विशेष विषय या अधिकार से जुड़ा होता है। संशोधन के बाद अब इनकी संख्या लगभग 450 हो गई है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल भी ना भूलें। अनुसूचियाँ क्या होती हैं? अनुसूचियाँ संविधान में प्रारंभ में 8 अनुसूचियाँ थीं, जो अब 12 हैं। इसमें भूमि, राज्य सूची, पंचायती राज, भाषाएं आदि शामिल है। प्रत्येक अनुसूची अलग अलग प्रशासनिक विषयों से जुड़ी हुई है। उदाहरण, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। फिर उसके बाद में आर्टिकल 370, ये वो शब्दावलियां हैं जिनको हम अक्सर न्यूज़पेपर्स के माध्यम से, अन्य विषयों के माध्यम से सुनने में आता है। यह जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। 5 अगस्त 2019 को इसे निरस्त कर दिया गया। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। तो अब केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरीज की बात करेंगे 8 हैं, और स्टेट की बात करेंगे तो 28 हैं। यह संविधान का अस्थायी प्रावधान था जो कभी भी बदला जा सकता था। पंचायती राज क्या है? 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। ग्रामीण स्तर पर सुशासन की व्यवस्था है। 3 स्तर ग्राम पंचायत पर पंचायत समिति और जिला परिषद। अनुच्छेद 243 से 243O तक इसका वर्णन है। आगे बात करेंगे नगर निकाय की। 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। शहरी क्षेत्रों में सुशासन की व्यवस्था की गई। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत शामिल हैं। अनुच्छेद 243P से 243ZG तक प्रावधान है। पार्लियामेंट, अब यहाँ पार्लियामेंट शब्द आया तो हम आपको बताना चाहते हैं कि संसद बराबर राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये 3 मिलकर के संसद के अभिन्न अंग है। भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं। 2 सदन होते हैं, लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं और लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा। कानून निर्माण का मुख्य कार्य संसद करती है। उसके बाद में आगे जो बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं। इसे पीपल ऑफ द हाउस भी बोलते हैं। पीपल ऑफ द हाउस इसलिए बोलते हैं कि जनता के बीच से जनता चुनाव करके पार्लियामेंट में प्रतिनिधि को भेजती है। इसे जनता का सदन भी कहा जाता है। अधिकार जो होते हैं वो जनता में ऐसा माना जाता है निहित होते हैं, और अधिकतम जो है 552 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जिनका चुनाव होता है वो 543 कैंडिडेट हैं। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री आमतौर पर लोकसभा से होता है, लेकिन मनमोहन सिंह हुए और भी राष्ट्रपति हुए जो राज्यसभा से चुन करके आए। राज्यसभा बात करते हैं, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह एक स्थायी सदन है, यानी इसका विघटन नहीं हो सकता है। कुल 250 सदस्य हो सकते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। उपराष्ट्रपति इसके सभापति होते हैं। उसके बाद में राष्ट्रपति की बात करेंगे। राष्ट्रपति किसी भी देश में राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। इन्हें निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है, यानी वो निर्वाचित सदस्य जिसमें एमएलए होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इनकी अवधि 5 वर्ष होती है। ये संविधान के संरक्षक माने जाते हैं। वैसे संविधान के जो रक्षक हैं सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। प्रधानमंत्री का तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देता है। देश की नीतियां तय करने का मुख्य दायित्व इनके पास होता है। आर्टिकल 75(1) हम देखेंगे। उसके बाद मंत्रिपरिषद की बात करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे। मंत्रिपरिषद जो होती है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करती है। नीति निर्माण और प्रशासन का कार्य करती है। 3 श्रेणियों में बांटा गया है मंत्रियों को। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।
सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, क्योंकि कानून जो बनते हैं वो लोकसभा ऐसा माना जाता है लोगों का प्रतिनिधित्व करती है और फिर राज्यसभा से पास होता है और लास्ट में राष्ट्रपति उस पर मोहर लगाता है, तब जाके वो अध्यादेश कानून बनता है। महालेखा परीक्षक की बात करेंगे तो बहुत बार ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है कि महालेखा परीक्षक होता क्या है, जिसको हम कैग बोलते हैं। अनुच्छेद 148 के अनुसार इनकी नियुक्ति होती है, यानी इनमें अनुच्छेद 148 में कैग को रखा गया है। केंद्र व राज्यों के लेखे जोखे की जांच करता है, इसे संसद के प्रति उत्तरदायी माना जाता है। यह सरकारी धन के उपयोग पर नजर रखता है कि कौन सा पैसा कहां पर खत्म हुआ है। बात इलेक्शन कमीशन की करेंगे। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त नियुक्त किए जाते हैं। यह संसद, राष्ट्रपति और राज्य विधानसभाओं के चुनाव करवाता है। इस समय ज्ञानेश कुमार बहुत ही चर्चा में, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ज्ञानेश कुमार का अभी बिहार के इलेक्शन में वहाँ पर SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स कराया वहाँ पर, इसीलिए यह वहाँ पर बहुत चर्चा में। विपक्ष से आरोप लगाता है कि इन्होंने लोगों के जो है नाम कटवा दिए हैं। अब कितनी सच्चाई है कितना झूठ है और ये तो जांच पे ही पता चलेगा। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की बात करेंगे। आर्टिकल 280 के तहत गठन किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण की सिफारिश करता है, यानी राज्यों को कितना धन मिलना चाहिए, केंद्र उसे कितनी सहमति दे, कितना अप्रूवल दे। तो राज्यों और केंद्र के बीच राजस्व वितरण की सिफारिश करता है। हर 5 वर्ष में बनाया जाता है। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, जो वित्त आयोग के अध्यक्ष होते हैं। बात करते हैं नीति आयोग की। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर बना। योजना आयोग की बात करेंगे तो 1950 के दौरान बना। इसका उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना होता है। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्यों के साथ विकास नीतियों का समन्वय करता है। आज का टॉपिक मुझे लगता है सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जितने टॉपिक्स हमने आज सभी को पढ़ाए हैं वो सभी टॉपिक्स जो हैं, सभी जो ये पॉइंट्स हैं उनको नोट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आपके वो शब्दावलियाँ हैं जिनको तैयार करने से राज्य व्यवस्था आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। और पॉलिटी के पेपर में जिसमें मान लेते हैं 100 में 10 क्वेश्चन आने हैं या मान लेते हैं 50 में 5 क्वेश्चन आने हैं, तो मुझे लगता है इन शब्दावलियों के समझने से आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से समझ पाएंगे और 5 में 5 नंबर पूरे ला पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक्सपीरियंस है, ये कह सकते हैं। तो आई होप आज का टॉपिक